हेलो बच्चों, तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th साइंस और मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखना चाहे, तो सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस, चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। जिसके अंदर हम लोग सॉल्व कर रहे थे न्यूमेरिकल चैप्टर पर बेस्ड, जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। जिसकी लगभग हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। आई थिंक आज ये 4th पार्ट होने वाला है और ये लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर की कंप्लीट जितने भी न्यूमेरिकल बच्चे हैं थोड़े बहुत, उनको भी आज हम कंप्लीट कर देंगे और इस चैप्टर को फाइनली क्या कर देंगे, कंप्लीट। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यदि नहीं देखा है तो भाई उसको देखो, क्योंकि वही तो आपका क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है। यदि आपने चैप्टर पढ़ लिया है लेकिन अगर आपने उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यदि अप्लाई नहीं करा तो फिर एग्जाम में क्या करोगे, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, ठीक है ना, हर साल आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। तभी जाके आप इस चैप्टर के अंदर अच्छी क्या कर पाओगे, स्कोरिंग कर पाओगे, क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर है और यहाँ से न्यूमेरिकल 100% हर साल बनते हैं। तो आपको ये चीज़ आना जरूरी है। और यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर को बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से समझा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ओवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या दे रखा है, विच यूज मोर एनर्जी, मतलब कौन ज्यादा एनर्जी को यूज करेगा यदि टीवी जो कि 250 वॉट की है और उसको हम 1 आवर तक क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। वहीं दूसरी चीज केस में दे रखा है कि जो टोस्टर है जो कि 1200 वाट का है और इसको हम 10 मिनट तक चलाते हैं, तो इन दोनों केस में कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अलग तरीके से, ठीक है। आओ एक नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। देखो केस 1, किस केस में, टीवी के केस में। टीवी के केस में यदि हम देखें तो टीवी के केस में आपको क्या गिवन है, देखो आपको गिवन है कि टीवी जो है आपको वो कितने वॉट की है, तो ये आपकी है 250 वॉट की है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 250 वॉट, ठीक है। सेकंड, हम इसको कितने समय तक रन करते हैं, तो इसको हम चलाते हैं इसको 1 आवर तक, तो 1 आवर दे रखा आपको। और आपको पता है 1 आवर कितने सेकंड के इक्वल होता है, तो 1 आवर के अंदर होते हैं हमारे 3600 सेकंड, ठीक है। अब यहां पर उसने बोला है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो अब एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी के मतलब देखो भाई, एनर्जी बेसिकली होती है आपकी हीट है। हीट क्या है, एनर्जी है, हीट ही तो निकलेगी यहाँ पर, है ना। तो हीट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा, क्या होता, I² RT, ठीक ना। नहीं नहीं, यहां पर इस केस में नहीं। ओ हो, सेकंड रुकना, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा, विच यूज मोर एनर्जी। रफ करो। ओके क्लास, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या दे रखा है कि विच यूज मोर एनर्जी, मतलब कौन ज्यादा एनर्जी को यूज करेगा यदि हम टीवी को यदि हम 1 घंटे तक चलाते हैं, जो कि कितने वॉट की है, 250 वॉट की है ना। पावर दे रखी है आपको 250 वॉट इसकी पावर है, और 1 घंटे तक यदि हम चलाएंगे तो ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। वहीं सेकंड क्वेश्चन है कि एक टोस्टर है जिसको हम 10 मिनट तक चलाते हैं, जो कि कितने पावर का है, 1200 वॉट का है, तो उस केस में ये कितनी एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आओ इस केस में हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो केस 1 देखते हैं हम लोग सबसे पहले। केस 1 किसके केस में, टीवी की केस में। टीवी जिसका कितने वॉट की है, तो ये पावर कितनी दे रखी है, तो ये आपको है 250 वॉट की। और टाइम कितने समय तक हम इसको चलाते हैं, तो इसको हम चलाते हैं 1 आवर तक। यदि हम इसको 1 घंटे तक यदि चलाएंगे, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं आपके, ठीक ना। और आपको इसमें निकालना है एनर्जी, एनर्जी हमको फाइंड करना है ना। एनर्जी बेसिकली आप देखो, हीट भी एक एनर्जी है ना। पावर दे रखा, टाइम दे रखा, अपन को पता है ना, वी नो दैट, ऐसा करके लिख दिया करो भाई, थोड़ा एग्जामिनर भी खुश हो जाता है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है ना। वी नो दैट, आपको पता है हीट का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हीट इजिकल टू होता है पावर इनटू टाइम। हीट जो होता है वो पावर इनटू टाइम के इक्वल होती है, और हीट क्या होती है, एक एनर्जी, तो हम इसको एनर्जी लिख सकते हैं। पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 250, इनटू टाइम क्या दे रखा है आपको, 3600 सेकंड।
इसको भाई आपस में यहाँ से क्या कर लेना, आप मल्टीप्लाई कर देना और आपकी यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी, इवन लिख लेना ना, क्योंकि हमको कंपेयर करना है दोनों के केस में। तो 250 मल्टीप्लाई 3600, तो इस केस में हमारे पास कितनी जूल एनर्जी निकल के आ रही, 9 2 3 2 5 0, 1 2 3 4 5। अब आपको पता है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, 9, ये पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, इसको हम यहाँ 5 0 आगे लेकर आए तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁵ जूल। ये हमारे पास में एनर्जी निकल के आ गई किस केस में, टीवी के केस में। आपको समझ में आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड यहीं पे हम देखते हैं, हमारे पास स्पेस है ना तो हम इसी पे समझ लेते ना, चलो यहीं पे देख लेते हैं। सेकंड केस दे रखा आपको किसमें, टोस्टर के केस में। टोस्टर के केस में यदि हम देखें तो आपको पावर दे रखी कितनी, 1200 वॉट, है ना, और आपको टाइम दे रखा कितना, 10 मिनट, 10 मिनट दे रखा आपको, है ना। अब अपन 10 मिनट को कर देंगे काय में, 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे, तो 10 × 60 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमको एनर्जी निकालना है, E2 निकालेंगे तो पावर कितनी दे रखी है आपको, 1200 इंटू टाइम दे रखा आपको कितना, 600 लिख दिया हमने यहाँ पर, तो 12 × 6, देखो वर्चिंग 72, तो ये हो जाएगा 72, 2 0, 2 0 इधर हैं तो ये हो गया 4 0। अब आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये पॉइंट यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लेकर आए तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁵, 1 2 3 4 5, 10⁵5। अब आप देखो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही E2 के केस में 7.2 × 10⁵ जूल, है ना, और यहाँ पर 9 × 10⁵ जूल, मतलब इवन एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू E2। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा आपको? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओम ड्रॉ 5 एम्पियर करंट फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप। याद रखना अपन को एक फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने आपको, देखो मैं इस लाइन को डिकोड करूंगा आपको। हमने पढ़ा है हीट इक्वल क्या होता है, पावर इनटू टाइम। यदि टाइम मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हीट अपॉन में टी इक्वल हो जाएगा किसके, पी के। और अपन को पता है एच अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ, मतलब क्या लिख सकते हैं, द रेट एट विच हीट डेवलप, मतलब रेट ऑफ हीट। रेट ऑफ हीट का मतलब क्या होता है, पावर, मतलब एच अपॉन टी इक्वल होता है किसके, पावर के। तो रेट ऑफ हीट का मतलब होता है एच अपॉन टी, जो कि इक्वल होता है किसके, पावर के। मतलब आपको इसके अंदर आपको पावर निकालना है ना, तो कंफ्यूज मत होना। कई सारी लाइन इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, घुमा कर दे देता क्वेश्चन में आपको अभी, तो आपको इस प्रकार से चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्यों करते हैं हम सॉल्व, इसलिए तो करते हैं ताकि प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम इस टाइप की यदि चीजें अगर आ जाएं गलती से तो हम उस चीज को सॉल्व कर पाए, हैंडल कर पाए। ठीक है, वरना पर सर खुजाते रहना भाई कि चीज आ कहाँ से गई, तो तोड़ जाएंगे आपके। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, पावर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते। चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले तो गिवन लिख लो। आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक तो आर दे रखा है 44 ओम, दूसरा आपको दे रखा है टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर, और क्या दे रखा है, 2 आवर टाइम, और करंट दे रखा है आई दे रखा है आपको कितना, 5 एम्पियर, और निकालना क्या है, पावर। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बहुत आसान है, देखो मैं भी बिल्कुल, लेकिन एक उस वो चीज़ यहाँ लगेगी नहीं, नहीं तो 1 मिनट का क्वेश्चन बिल्कुल जरा से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, लेकिन उस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हम पहला स्टेप कर लेते हैं, सेकंड वाला फिर बाद में समझाता हूँ, है ना। चलिए तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपको पता है हमको निकालना क्या है, पावर। क्या निकालना है हमको, पी निकालना है। और आपको पता है पी का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, तो इसको हम पावर यदि हमको निकालना है तो पावर कैसे निकालेंगे, H इजिकल टू पी इंटू आई, मतलब आपको पी तो चाहिए पड़ेगा भाई। चलो आओ पहले हम एच निकाल लेते हैं। देखो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच इजिकल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। तो एच ऐसे ही रहने दिया, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। आर कितना दे रखा है आपको 44 इंटू टाइम कितना दे रखा है, देखो 2 आवर दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो आपको पता है 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 7200, मतलब 7200।
डबल जीरो, ये इतने सेकंड होते हैं आपके कितने, 2 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7200। यहाँ से आप एच की क्या निकाल लो, वैल्यू। आओ कैलकुलेट कर लेते हैं इसको जल्दी से। देखो 25 × 44 × 7200, वैल्यू निकल के आ रही है हमारी 792, 1 2 3 4 0। ये हमारी हीट निकल के आ गई। अब हमको निकालना क्या है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सॉरी, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हीट का फॉर्मूला हमने एक और पढ़ा है, हीट इजिकल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो हीट कितनी निकाली हमने, 79240 अपॉन में, यदि हीट अपॉन में टाइम आ जाए, टाइम कितना है आपको दे रखा है 7200 इजिकल टू यहाँ से क्या निकल जाएगी हमारी पावर, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, यहाँ पर कितना बच रहा है 7920। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7920 डिवाइडेड 72, तो यहाँ पे हीट निकल के आ रही है, पावर निकल के आ रही है आपकी कितनी, 110, नहीं नहीं नहीं, 7920, 7920, 1 मिनट कैलकुलेट देख लें अपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 25 × 44 × 7200, तो 79240, ठीक है 792, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना है यहाँ पर, तो एच की वैल्यू 792 और 4 बार 0 डिवाइडेड कर दिया हमने इसको 7200 से, तो वैल्यू निकल के आ रही 1100। हाँ वही तो बोलूँ यार भाई, इतना कम वैल्यू कैसे आ जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी 1100, ठीक है। ये पावर निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो एक और आसान तरीका, यदि आपको देखो टाइम दे रखा है, तो टाइम टाइम पास करने के लिए तो दे नहीं रखा है, नहीं तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है पावर का। पावर का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, आई स्क्वायर क्या होता है आर, तो पी इजिकल टू आई की वैल्यू कितनी है आपको, आई की वैल्यू रखी 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आर कितना दे रखा है 44, मल्टीप्लाई करोगे 1100 आ जाएगा डायरेक्ट भाई, है ना। ये ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप इस तरीके से 2 स्टेप में नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम दे रखा है ना उसके अंदर, तो इस वजह से आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टाइम क्यों दे रखा है, कुछ तो कारण होगा, मतलब क्वेश्चन। और एक चीज़ ये भी होती है कि यदि आपको क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा है, तो आप ये तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन यदि 4 नंबर का पूछा है, तो फिर आपको इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या बोला है, बाय इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप। आपने बताया इलेक्ट्रिक लैंप जो हमारे जो बल्ब होते हैं, आपने देखोगे पुराने टाइम में जो बल्ब होते थे हमारे, ट्रांसपेरेंट बल्ब जो होते थे, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती थी, और वो स्प्रिंग ही कैसे बेसिकली क्या करती थी, ग्लो करती थी। वो स्प्रिंग जो होती है ना, वो टंगस्टन मटेरियल की बनी होती है। टंगस्टन की दो खासियत, एक तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग 3000+ डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है। दूसरी, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस यदि हाई होगा, तो आपको पता है ये हीट करेगा। ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि ये हीट नहीं होता, ये ग्लो करने लगता, जलने लगता। लेकिन ये जल नहीं सकता, पिघल नहीं सकता, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लगभग कितना होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है, मतलब 3200 के अप्रॉक्स, और इतना टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये पिघलता भी नहीं और ये ग्लो कर देता है। और इस चीज़ का हमने फायदा उठा लिया किसके लिए, लाइट के लिए, है ना। तो पुराने टाइम मतलब आज से लगभग कुछ समय पहले हम इसी इलेक्ट्रिकल बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है ना। तो अब समझिए यहाँ पे, तो ये चीज़ लिखा है कि बाय टंगस्टन यूज मोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल लैम्प। तो क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रिकल लैंप के अंदर फिलामेंट का इस्तेमाल क्यों करते थे। तो मैंने आपको 2 रीजन बता दिए, वही चीज लिखी यहाँ पर। एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई हो, कितना लिखा है यहाँ पर 3400 डिग्री सेल्सियस, है ना। और रजिस्टेंस बहुत हो ज़्यादा हाई होता है, और साथ में ये स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल भी होता है, लो वेपर प्रेशर होता है, और लॉन्ग टाइम तक विदाउट गेटिंग डैमेज, बहुत लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से पुराने समय में इलेक्ट्रिकल लैंप के अंदर किसका इस्तेमाल करते थे हम लोग, फिलामेंट के फॉर्म में टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखा है, वाई आर हीटिंग डिवाइस मेड अप ऑफ एलॉय रदर देन प्योर मेटल। जितनी भी अपनी हीटिंग डिवाइस होती है, जैसे कि आयरन हो गया, हीटर्स हो गए, गीजर्स हो गए, इन सब के अंदर जो आपकी एक ब्लेड बनाई जाती है जो हीट करती है, वो बेसिकली काय की बनी होती है, वो प्योर मेटल की कभी नहीं बनी होती है, वो बनी होती है बेसिकली हमारी एलॉय की। एलॉय क्या होता है, जब 2 and more
मेटल्स को आप होमोजीनियसली मिक्स्ड करते हो ना, तो इससे बना जो एक नया मेटल बनेगा उसको हम बोलते हैं एलॉय। और इस एलॉय बेसिकली हम किस बिहाफ पर बनाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप चाहते हैं कि मेरे को रिक्वायरमेंट ये है कि हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए और जो ड्यूरेबल भी हो, चीपेस्ट भी हो, तो इस केस में आप ऐसी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और आपको उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी मिल जाए, चीप हो, है ना। और ये सारी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे, एलॉय बनाओगे। तो एलॉय जो होता है वो प्योर मेटल के कंपैरिजन में मतलब हीटिंग डिवाइस के लिए बनाया जाता ज़्यादा बेटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको एक तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल जाता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल, ठीक है, और ड्यूरेबल होता है। ये चीज़ आपको यहाँ लिखिए कि एलॉय के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, है ना, बहुत हाई मिल जाएगा, और रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। और आपको पता है एलॉय जो होते हैं ना, एलॉय इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले, मतलब उन पर ऑक्सीडेशन का कोई इंपैक्ट ना पड़े, मतलब कोरोजन जैसी चीज़ें देखने को ना मिले, ठीक है। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, और वो कैसे हो, स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है हीटर के अंदर रदर देन प्योर मेटल। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। देखो सीरीज के अंदर सर्किट क्यों नहीं बनाए जाते हमारे घरों के अंदर, डोमेस्टिक यूज के अंदर सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि आपको पता है सीरीज के अंदर एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है और आपको इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं मिलता। यदि सर्किट यदि ब्रेक हुआ कहीं से, मतलब एक डिवाइस यदि खराब हो, पूरा का पूरा सर्किट धरा का धरा रह जाएगा आपको, मतलब पूरा का पूरा सर्किट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं मिलता है, रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई मिलता है। यदि एक कनेक्शन ब्रेक हुआ तो आपका पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यही लिखा है इन सीरीज अरेंजमेंट इफ वन अप्लायंसेस ऑफ बल्ब गेट फ्यूज तो फेल ऑफ होल सर्किट, है ना, पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वोल्टेज गेट डिवाइड, वोल्टेज भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। पैरेलल के केस में वोल्टेज चेंज नहीं होता, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर ही समझा, ठीक है। अप्लायंसेस इन सीरीज कैन नॉट बी कंट्रोल इंडिपेंडेंटली, और आपको इंडिपेंडेंट मतलब कनेक्शन देखने को नहीं मिलता, इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं मिलता, है ना। ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रहा कि नहीं आ रही आएगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ फायदे भी है, मतलब आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, है ना, और इसके बाद आपको इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं चाहिए, वोल्टेज को डिवाइड करना, तो उस केस में आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम घरों में नहीं करते हैं, ठीक है ना। वाई हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अपन ने पढ़ रखा है कि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि आप बढ़ाते हो तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होता है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था कि यदि लेंथ यदि सेम है दो मटेरियल्स के, तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी मिलेगी, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को दुगना करते हैं, मतलब डायमीटर को यदि हम दुगना करते तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। मतलब आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस हमको क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली रिलेशन होता है रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर। तो ये चीज लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैथमेटिकली ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं रो, विच इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बाय। तो लिखा कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी सो दे ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। They are good conductor of electricity, so which reduce power loss during the transmission. They are ductile, so they can drawn into long wire easily. They are strong, durable, and resist corrosion. Hence, they are most suitable and economical electrical transmission. मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वायर होते हैं उनका यूजुअली हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वायर। तो आपको पता है देखो, एक तो इनमें कोरोजन का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, ड्यूरेबल भी होते हैं, और सबसे मेन चीज़ है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस इतना कम होगा वो उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। इसलिए आप देखना हमारे घरों के अंदर जब भी लाइट फिटिंग होती है तो उसके अंदर हम किस वायर का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का वायर इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि कॉपर के अंदर एज कम्पेयर टू आयरन या अदर मेटल्स के कंपेरिजन में इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। कमेंट में बताओ सबसे कम रेजिस्टेंस किस मेटल के अंदर होता है, ठीक है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया और ये हमारा पूरा चैप्टर यहां तक क्या हो गया है, कंप्लीट। आई होप आपको पूरे चीजें मतलब पूरी सीरीज के अंदर हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यदि तब भी यदि आपको कुछ डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बताइए, कमेंट में हम उस चीज को सॉल्व करेंगे। एक एक कमेंट को
समझेंगे, आपकी एक एक कमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, बस आप बताओ एक बार मुझे कि इस चीज़ में डाउट है, ठीक ना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जय हिंद।